Hello everyone, welcome to the Mama's Nest online classes. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन के ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में, कैसे हम लोग इनटेक करते हैं, आउटकम कैसे होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर देखेंगे, जैसे कि एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी क्या होती है, कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप दो तरीके के होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। जो भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, हमने खाया था न्यूट्रिशन और वो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मिले, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बाइंड किया, हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को उस न्यूट्रिएंट्स के साथ मिला लिया। तो अब क्या है, ये सारी चीजें अब हमारे सेल्स को चाहिए, ठीक के पास गई, अब उसका ब्रेक डाउन होना है। अब सपोज ग्लूकोज है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से फिर ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना है। तो वो ब्रेक डाउन कैसे होगा हमारी बॉडी में और उससे एनर्जी कैसे मिलेगी, हमें वो देखना है। सबसे पहले जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला है C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये इसमें क्या होता है, ये जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पर ये CO2 H2O प्लस एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। मेनली आपको समझना ये कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन। पायरुवेट ये क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है ये, कैसा है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन। तो जब ब्रेकडाउन हुआ इसका तो कार्बन ग्लूकोज से 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट बना। इसमें और क्या मिला हमें, एटीपी रिलीज हुआ। अब एटीपी क्या है, एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। जैसे कि आपके पास पैसे होते हैं ना, एनर्जी करेंसी। जैसे कि हमारे पास कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, करेंसी यूज करते हैं, पैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में वो रिलीज होगी, एटीपी के फॉर्म में। इसको ये एनर्जी को कैरी करते हैं मॉलिक्यूल्स। ये किस चीज से बना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर एडिनोसिन है प्लस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है। ये कैसे बना है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि ADP प्लस IP। इसका जब एक मॉलिक्यूल ADP यानी कि डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, उसमें जब एक और ऐड कर लिया तो ये हमारा बन गया ATP, यानी कि 3 मॉलिक्यूल। अब ये जब इसको ये जब प्रोसेस हो रही थी, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोसोल में। साइटोसोल, अच्छा साइटोसोल कहाँ है, आपको पता है कि सेल के अंदर, ये जैसे मान लीजिए आपका सेल है, सेल में क्या क्या होता है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, यहाँ बनाते हैं। जैसे कि आपका सेल है, राइट। अब इस सेल में यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है, आरएनए है। फिर यहाँ पर आपका मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी केमिस्ट्री है, ये इसका
डबल लाइनिंग। ये यहाँ पे ये क्या है, मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या है, मैट्रिक्स जो बिग पोर्शन है, और ये ऊपर क्या है, इनर मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल में तो बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी, देन लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारी वो, लेकिन अब डिटेल में अभी हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमें समझना है इससे ही कहाँ होता है। तो ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये आपका प्रोटोप्लाज्म, ऊपर का जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऊपर के लेयर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो बीच का पोर्शन है इसे कहते हैं साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। जो हमारा ग्लाइकोलिसिस हो रहा है ना, वो सेल में कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब यहाँ पर आपका ये हुआ, ग्लूकोज से पायरुवेट बना 3 कार्बन चेन, ठीक। पायरुवेट तक जो प्रोसेस हो रही है वो साइटोसोल में हो रही है। पायरुवेट के बाद 3 कार्बन से अब वो आगे बढ़ेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, ठीक है। अब ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, कहाँ होगा, मैट्रिक्स में। यहाँ पर आपने देखा कुछ एटीपी, यहाँ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यहाँ रिलीज होते हैं, जब हम यहाँ से यहाँ अंदर एंटर करते हैं, एसिटिल कोएंजाइम बनता है, कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स वहाँ बनते हैं, देन इसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जिसे और क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल कहते हैं, टीसीए साइकिल, ठीक है। कुछ एटीपीज वहां पे फॉर्म होते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका ईटीएस साइकिल, ईटीएस साइकिल। ये ईटीएस साइकिल कहाँ पे होता है, ये इनर मेम्ब्रेन में होता है, कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन में। ईटीएस साइकिल अकेला ऐसा है जो कि इनर मेम्ब्रेन में होता है, यहाँ पर, इस जगह पर। इस पूरी प्रोसेस में आपका 38 या 36 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब देखिए इसका बहुत पूरा प्रोसेस है, लेकिन अगर मैं उतना डिटेल में ले जाऊंगी तो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, हाई स्कूल के उसमें सिलेबस में भी नहीं है, ये इंटरमीडिएट में या उसके आगे अब में है, तो इसलिए मैंने बहुत डिटेल नहीं लिया है, उतना ही लिया है जितना आपके सिलेबस में है हाई स्कूल के, और जितना आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेडली इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो अब यहाँ पर 38 और 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, यहाँ पे एक शटल सिस्टम होता है, उसकी वजह से ये रेशियो में वेरिएशन आ सकता है, कभी 38 हो सकता है या फिर 36 भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने समझा साइटोसोल में हमारा ये प्रोसेस हुआ, फिर जब ये इधर गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो एसिटिल कोएंजाइम बना, देन क्रेब्स साइकिल हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पर, मैट्रिक्स में, ईटीएस साइकिल हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, राइट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि नाम से सजेस्ट है ना एरोबिक, एरोबिक मतलब यहाँ पर O2 यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, O2, यानी कि ये O2 की प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। बट कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं, यीस्ट होता है जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होते हैं, उनमें ऑक्सीजन के बिना ही ये सारी प्रोसेस, भाई एनर्जी तो उनको भी चाहिए, जैसे यीस्ट है, यीस्ट आपने सुना होगा, बेकरी उसमें यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, तो उसमें भी रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी तो उन्हें भी चाहिए, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन के बिना वो यूज करते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, वहां पर क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनर्जी रिलीज होती है।
आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर निकल रहा है, इक्वेशन में क्या निकल रहा है, वाटर, आपका यहाँ वाटर निकल रहा है। लेकिन अगर हम एनारोबिक, इसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये किसमें होता है, यीस्ट में, किसमें होता है, यीस्ट में। हाँ, अब यीस्ट में क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वहां पर ग्लूकोज C6H12O6 के बाद क्या बन जाएगा आपका, इथेनॉल, जो कि क्या है, तभी आपका फर्मेंटेशन में होता है ना, तो फर्मेंटेशन में एथेनॉल एक अल्कोहल है। देन आपका बनेगा CO2 एंड एनर्जी प्लस एनर्जी। ओके, तो दिस इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट, एनारोबिक, जहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा था ये ज्यादा एफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने एटीपी मिल रहे थे, 38 या 36 एटीपी मिल रहे थे, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें कितने एटीपी मिलते हैं, सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं यहाँ पर हमें। तो ज्यादा एफिशिएंट क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हिच इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब आपको पता है यीस्ट में ये सारी चीजें नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, और अलग से जो आपके गोल्जी बॉडी है ये नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट्स में जो ये सारी चीजें हैं ना, वो सब कुछ कहाँ होगा, साइटोसॉल में होगा, साइटोसॉल या फिर साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें कहाँ पर होगी, साइट इस जगह पर होगी, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो वहां पर यहाँ कहाँ पे होंगी, साइटोसॉल में होगी। तो आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, जो हमारा रेस्पिरेशन था, हमने ब्रीदिंग किया, ऑक्सीजन लिया, खाने के साथ हमने न्यूट्रिएंट्स लिए, वो मिक्स हुए ब्लड में, फिर उससे हमें एनर्जी लेनी है, तो वो उसका ब्रेक डाउन होना होगा। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना है, तो ग्लूकोज से बना पायरुवेट है 3 कार्बन, फिर पायरुवेट से बना एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम के बाद क्रेब्स साइकिल आती है, जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं, देन ETS साइकिल। ये सारी बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अभी डिस्क्राइब नहीं किया गया, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपका जो फाइनल ATP रिलीज होता है, 38 to 36 ATP होता है, जो हमारी बॉडी को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर ये एरोबिक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये होता कहाँ पर है, साइटोसॉल में होता है ग्लाइकोलिसिस, और बाकी की जो प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल, ETS तो इनर मेम्ब्रेन में होता है, और क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है, राइट। और जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं, और वहाँ पर ग्लूकोज से इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कितनी मिलती है हमें, 2 ATP मिलती है, राइट। तो इसे क्यों एनर्जी ये कैरी करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एनर्जी को के कैरियर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसके बाद जब ये एनर्जी मिल गई हमारी बॉडी को, ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम जैसे मस्कुलर एक्टिविटी की, हमने रनिंग की, हमने पढ़ाई की, हमने एनीथिंग व्हाटएवर वी डू, वी नीड एनर्जी। जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए ना, ईंधन चाहिए ना, फ्यूल चाहिए, डीजल है, पेट्रोल है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एक ATP चाहिए होता है, मतलब एनर्जी चाहिए होती है, तो वो ATP के फॉर्म में हमें मिलती है। फिर जैसे जैसे फिर अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, ज़्यादा काम कर लिया, तो फिर एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर हमें भूख लग जाती है, फिर हम और खाते हैं, और ब्रीदिंग इस टाइप पे लगातार चलती रहती है, क्योंकि बॉडी की हर सेल को एनर्जी की नीड है। अगर सपोज आपके पास एनर्जी नहीं है, राइट, तो फिर आपको अगर कोई कह दे यहाँ आपने खाना नहीं खाया, भूखे हो, आपकी एनर्जी खत्म हो गई, लो है, फिर आपसे कोई कहे यहाँ से वहाँ तक रन करके जाइए, आप कर लोगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं है। हमें एनर्जी के लिए और खाना चाहिए, फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका ब्रेक डाउन होगा, और फिर हमें एनर्जी मिलेगी,
और ये एनर्जी पूरी बॉडी की, पूरी हर सेल्स को चाहिए होती है। अगर आप कोई भी जिम में जो अगर वर्कआउट कर रहा है, तो अगर कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी कर रहा है तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एटीपी या एनर्जी खत्म हो गई है। तो इसके लिए हमें टाइम टाइम पे अपने डाइट का ध्यान रखना होता है ताकि हम अच्छा खाएं और फिर हमें अच्छी एनर्जी मिले। राइट? होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स। आगे की इसमें इम्पोर्टेंट अगर बात करूँ एग्जाम पर्पज से, तो ये आप ये पूछते हैं कि मैट्रिक्स में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया है, ग्लाइकोलिसिस आपका दोनों जगह साइटोसोल में होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों ही आपका साइटोसोल होगा। ये डायग्राम मैंने उतना डिटेल नहीं बनाया है क्योंकि अभी यहाँ पे जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छा एक डिटेल डायग्राम बनाऊंगी जिससे आप लोगों को पूरा उसके बारे में समझ में आ जाए। होप ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद ममाज नेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।